आज हम एक बहुत ही दिलचस्प पहेली सुलझाने जा रहे हैं। वो संस्थाएं जिनका मकसद मुनाफा कमाना है ही नहीं, वो ये कैसे साबित करती हैं कि वो सफल हैं और लंबे समय तक चल सकती हैं। तो सबसे पहले हम इस पहेली को ही समझेंगे, फिर देखेंगे कि इसे सुलझाने के लिए कौन कौन से टूल्स होते हैं। इसके पीछे का जो मूल लॉजिक है उसे डिकोड करेंगे, फिर दो बड़ी चुनौतियों को देखेंगे और आखिर में हम जानेंगे कि इन मिशन पर चलने वाली संस्थाओं की असली बॉटम लाइन क्या होती है। तो चलिए सबसे पहले सेक्शन पर आते हैं। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर किसी संस्था का लक्ष्य पैसा कमाना है ही नहीं, तो फिर ये कैसे पता चलेगा कि वो अच्छा काम कर भी रही है या नहीं। और यही वो सबसे बड़ी चुनौती है जो चैरिटी, क्लब, स्कूल और हॉस्पिटल जैसी संस्थाओं के सामने आती है। उन्हें अपने डोनर्स को, समाज को ये दिखाना होता है कि भाई जो पैसा मिल रहा है उसका सही और असरदार तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, भले ही वो प्रॉफिट के लिए काम ना कर रहे हों। इन संस्थाओं को हम कहते हैं गैर लाभकारी संगठन, यानी एनपीओज। हाँ, इनका मकसद तो सेवा करना है, पर फिर भी इन्हें काम चलाने के लिए और ये साबित करने के लिए कि ये टिक पाएंगी, एक ठोस फाइनेंशियल सिस्टम की तो जरूरत पड़ती ही है। तो सवाल उठता है कि ये कौन से टूल्स इस्तेमाल करते हैं। देखिए, किसी भी एनपीओ की जो फाइनेंशियल कहानी है ना, वो 3 खास स्टेटमेंट से पता चलती है। ये हैं, पहला, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, जो बताता है कि कितना कैश आया और गया। दूसरा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो ये दिखाता है कि संस्था को फायदा हुआ या घाटा। और तीसरा, बैलेंस शीट, जो एक खास दिन पर संस्था की संपत्ति और देनदारियों का पूरा चिट्ठा होता है। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? ये कि एनपीओ के खाते और जो प्रॉफिट कमाने वाली कंपनियां होती हैं, उनके खातों में काफी समानता है। जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा ही है। बस फर्क इतना है कि यहाँ प्रॉफिट की जगह सरप्लस यानी अधिशेष या लॉस की जगह डेफिसिट यानी घाटा निकाला जाता है। अच्छा, इन टूल्स को सही से इस्तेमाल करने के लिए ना बस एक गोल्डन रूल याद रखना है। सारा खेल बस एक सवाल का है जिससे हर ट्रांजैक्शन को सही जगह पर रखा जा सकता है। तो जब भी कोई पैसा आए या जाए, बस खुद से ये पूछना है कि इस लेन देन का असर क्या सिर्फ इसी साल रहेगा या फिर आने वाले कई सालों तक बना रहेगा। मान लीजिए पैसा खर्च हुआ, अगर उसका फायदा बस थोड़े टाइम के लिए है, जैसे बिजली का बिल भर दिया, तो वो एक व्यय यानी एक्सपेंस है। लेकिन अगर फायदा लंबा चलेगा, जैसे कोई कंप्यूटर खरीद लिया, तो वो बन जाती है एक संपत्ति यानी एसेट। और बिल्कुल यही लॉजिक तब लगता है जब पैसा आता है। कोई सामान्य सा डोनेशन मिला तो वो उसी साल की इनकम मान लिया जाता है। लेकिन अगर किसी ने एक बार में ही लाइफ मेंबरशिप फीस दे दी तो वो एक लंबे समय की जिम्मेदारी बन जाती है और उसे बैलेंस शीट में देनदारी की तरह दिखाया जाता है। तो अब जब ये नियम समझ आ गया है तो चलो देखते हैं कि असल में ये कैसे काम करता है। कई एनपीओज के लिए सब्सक्रिप्शन उनकी जान होती है, लेकिन इसका हिसाब रखना एक क्लासिक चैलेंज है। जरा सोचिए, एक क्लब को इस साल अपने मेंबर्स से मिले पूरे 1 लाख रुपए, तो क्या ये 1 लाख रुपए उसकी इनकम हो गई? जरूरी नहीं है। नहीं, जरूरी नहीं। हो सकता है इस पैसे में कुछ पिछले साल का बकाया हो या किसी ने अगले साल का पैसा भी एडवांस में दे दिया हो। तो हमें ये पता लगाना होता है कि इस 1 लाख में से सिर्फ इस साल का पैसा कितना है। अब इसी पहेली को सुलझाने के लिए अकाउंटेंट्स एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाते हैं। देखिए, हम शुरू करते हैं उन 1 लाख रुपयों से जो हमें मिले। फिर इसमें कुछ चीज़ें जोड़ते घटाते हैं, जैसे पिछले साल का बकाया, अगले साल का एडवांस, और ये सब एडजस्ट करने के बाद जो असली फिगर निकलता है वो है 1,02,000 रुपये। और यही है इस साल की असली इनकम, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगी। अच्छा, एक और ऐसी ही आम पहेली है उन चीज़ों के खर्च की गिनती करना जो एनपीओ अपने रोज़मर्रा के काम में इस्तेमाल करता है, जैसे स्टेशनरी का सामान हो गया या कोई मेडिकल सप्लाई। तो यहाँ पर जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि खर्चा वो नहीं होता जो हमने खरीदा, खर्चा वो होता है जो हमने इस्तेमाल कर लिया। इसका एक सीधा सा फॉर्मूला है, साल की शुरुआत में कितना स्टॉक था उसमें इस साल की खरीद जोड़ दो और साल के अंत में जो बच गया उसे घटा दो। जो बचा वही है असली खर्चा। तो चलिए अब इन सब चीजों को जोड़कर देखते हैं कि हमारी शुरुआती पहेली आखिर सुलझी कैसे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये खास तरह के अकाउंट्स और कैपिटल रेवेन्यू का लॉजिक लगाकर कोई भी एनपीओ अपनी फाइनेंशियल हेल्थ की एकदम सही तस्वीर दिखा सकता है और ये साबित कर सकता है कि वो लंबे समय तक चलने के लिए आर्थिक रूप से मजबूत है।
और यही है असली बॉटम लाइन। अगर सरप्लस है तो इसका मतलब है कि एनपीओ के पास खर्चों से ज्यादा इनकम आई जिसे वो वापस अपने मिशन में लगा सकता है। और अगर डेफिसिट है तो ये एक सिग्नल है कि खर्चे इनकम से ज्यादा हो गए। पर यहाँ एक आखिरी सवाल भी उठता है। ये खाते हमें ये तो बताते हैं कि संस्था आर्थिक रूप से कितनी मजबूत है, लेकिन क्या वो कहानी का पूरा हिस्सा है? क्योंकि किसी एनपीओ की असली कामयाबी सिर्फ पैसों के हिसाब किताब में नहीं, बल्कि इस बात में है कि वो फाइनेंशियली मजबूत रहते हुए असल में दुनिया पर कितना अच्छा असर डाल पा रहा है। वीडियो पसंद आई तो एक लाइक बनता है